बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मेरा ये इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो है कि हमारा जो फ्लाईओवर है जिसको हम आम तौर पर पुल कहते हैं, ये किस तरह तमीर किया जाता है। तो ये पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसके बाद मैं अंडरपास की कंस्ट्रक्शन और उसके बाद जो रोड कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्लाईओवर ये स्ट्रक्चर वहाँ पे तमीर किया जाता है जहाँ पे जो ज़मीनी कीमत बहुत ज़्यादा हो। वो मुख्तलिफ अवामल जो कारआमद हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो हमारे पास सिटी एरिया में उतनी जगह मौजूद नहीं होती चौड़ाई में कि अगर हम अपनी जो सड़क को तमीर करेंगे तो फिर उसके बाद जिस तरह आमतौर पर आप एक मेट्रो को ले लें, मेट्रो को गुजारने के लिए 2 ट्रैक्स चाहिए और उसके बाद फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको गुजारने के लिए 3 से 4 ट्रैक्स चाहिए होंगे। उसके बाद सर्विस रोड। तो अगर हमारे पास इतनी जगह मौजूद ना हो तो हम अपनी जो फ्लाईओवर है उसको एक ख़ास ट्रैक के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आमतौर पर चलने वाली वो उसी पुल के नीचे तमीर कर ली जाती है। अगर मैं इसकी शक्ल बनाऊं, ये स्पैन तकरीबन हमारा 5 मीटर तक रखा जाता है ताकि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई की भी जो बस वगैरह है वो इसके साथ टकरा ना जाए। आमतौर पर वो चलती तो एंड वाली लेन पे है लेकिन वो टकरा भी ना जाए। तो एक तो हो गया ये मकसद। बाज़ दफ़ा हम जब अपना स्ट्रक्चर तमीर करते हैं, मैं तस्वीर भी साथ लगा दूंगा कि जहाँ पे हमारी जो होती है फसलें और कीमती ज़मीन होती है, जहाँ पे हमारी ज़मीन अच्छी हो, अच्छी फसलें हो सकें, तो उसमें हम अपना स्ट्रक्चर तमीर करके जो अपनी ज़मीन को ख़राब नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी हम अपना फ्लाईओवर तमीर करते हैं। तो ये हमारी जो फिजिबिलिटी तैयार होती है कि हम अपनी ज़मीन पर रोड बनाएंगे तो बेहतर रहेगी या फ्लाईओवर बनाएंगे तो बेहतर रहेगी। तो ये उस हिसाब से इसकी जो तमीर की जाती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होता है मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ कि ये किस तरह है। जी, ये है हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम अपनी जो बुनियादें तमीर करते हैं इनको डीप फाउंडेशंस कहा जाता है, जो कि आमतौर पर पाइल फाउंडेशंस के हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शंस पाइल इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ज़मीन का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है कि हमारी जो ज़मीन कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त है, कितनी वो अगर हम अपनी पाइल का डाया रखें तो ये फ्रिक्शन बर्दाश्त कर लेगी, इसके ऊपर आने वाला लोड किस तरह। तो ये जियोलॉजिकल इंजीनियर जो होता है जब वो इसकी रिपोर्ट तैयार करता है तो उसके बाद हम तमीर करते हैं कि ये हमारी पाइल फाउंडेशन किस तरह तमीर होगी। इसको पाइल कहा जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं पाइल कैप, जो कि अपने ऊपर आने वाले वज़न को तमाम पाइल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद इसको पियर कहा जाता है। उसके बाद इसको ट्रांसम कहा जाता है। ट्रांसम के बाद
ये अब मैं अगर आपको इसकी जो डिटेल बताऊं तो ये हमारी पाइल कैप होती है। सबसे पहले हम अपनी जो है, अगर मैं आपको पाइल की सबसे पहले पाइल का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस तरह तमीर किया जाता है। ये हमारा रोड ज़मीनी लेवल होता है। इसमें हम मशीनरी के साथ पाइल की तमीर करते हैं। पाइल की तमीर करने के 2 मराहल होते हैं। पहले मरले में जो है हमारी खुश्क पाइल की हम जो खुदाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि जिस तरह आपने दीवार में सुराख करने वाला जो दीवार में सुराख किया, तो आप देखते हैं कि जब सुराख किया जाता है तो वो जो मिट्टी है या ईंट की जो बुरादा है वो बाहर निकलता रहता है। इसी तरह जो हमारी मशीन होती है वो इस तरह जब अंदर वो घूमती है तो वो मिट्टी को साथ साथ बाहर लेती जाती है। मतलब 1 मीटर की, आधे मीटर की वो अंदर जाती है, उसको घुमाती है, मिट्टी लेकर बाहर आती है। इस तरह जो है ना एक पाइल की पूरी एक्सकवेशन की जाती है। दूसरी सूरत में क्या किया जाता है कि जिस तरह आपने घर में जो बोर किया जाता है उसका भी तरीका सेम वही होगा कि उसमें क्या किया जाता है कि एक गड़ा बनाया जाता है। गड़ा बनाया जाता है तो उसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद उसका एक सुराख जहाँ पे हमने अपनी पाइल करनी हो, उधर मशीन का जो पाइल का है हिस्सा वो इसके ऊपर रख दिया जाता है। तो वो जब घूमता है तो पानी इसके साथ मिला होता है, पानी उसको नरम करता रहता है। जो मिट्टी जो उतरती रहती है पानी के साथ, पानी का प्रेशर के साथ, तो वो मिट्टी इधर जमा होती रहती है। नया ताज़ा पानी अंदर जाता है और वो मिट्टी वाला पानी जो गदला पानी है वो बाहर आता है। तो इस तरह जो है वो मतलूबा गहराई तक जो हमारी फाउंडेशन तमीर हो जाती है। तो इसको फाउंडेशन कहा जाता है, जिस तरह भी ये तमीर हो। बाज़ दफ़ा इस अमल के करते हुए हमारी पाइल क्लैप हो जाती है, यानी कि ये गिर जाती है। वो किस सूरत में, जब हम अपने इसमें पानी डाल के, उसमें ख़ास किस्म का केमिकल भी होता है जो कि मिट्टी को अंदर गिरने नहीं देता, वो उसको पकड़ के रखता है। पानी होने के बावजूद भी हमारी जो मिट्टी है वो अंदर वाली साइड पे गिरती नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी जो मिट्टी का कुछ हिस्सा जो है, मतलब इस तरह जो हमारी मिट्टी का हिस्सा था वो गिर के हमारी अंदर कैविटी बन जाती है, या मतलूबा खुदाई मुकम्मल भी हो चुकी होती है, लेकिन वो जो हमारी मिट्टी की मतलूबा चौड़ाई है उससे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो इस सूरत में अगर हम इसको कंक्रीट से फिल करें तो कंक्रीट से फिल करने के हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए इस पाइल को इधर ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर आप गए कि ये हमारी पाइल कैप थी, इसमें हमारी 4 पाइल्स आनी थी, ये वाली पाइल हमारी कोलैप हो गई। तो इसके साथ फिर क्या किया जाता है, डिज़ाइनर को बताया जाता है, वो नया डिज़ाइन बताता है। उसके बाद फिर साथ इस तरह एडिशनल एक पाइल बताई जाती है कि आप इस तरह पाइल कर लें। तो इस खुदाई करने के बाद, पाइल की खुदाई कर लेने के बाद पाइल की खुदाई मुकम्मल हो जाने के बाद इसमें हम अपनी एक बकेट लाते हैं और उसका पाइप की लंबाई जो होती है वो पाइल की बिल्कुल गहराई तक होती है। इसमें फिर हम अपना कंक्रीट फिल करते हैं। कंक्रीट जो अपने वज़न के साथ जो नीचे पाइल में आती है, तो जब वो पाइल कंक्रीट नीचे बैठती जाती है तो इस केसिंग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया जाता है। तो साथ साथ जो हमारा पानी है वो भी बाहर निकलता आता है। तो इस तरह जो है हम अपनी पाइल की पूरी कंक्रीट मुकम्मल कर लेते हैं। तो पाइल की कंक्रीट मुकम्मल हो जाने के बाद पाइल की कंक्रीट मुकम्मल हो जाने के बाद हमारी अब चारों पाइल्स मुकम्मल तैयार हो गई। ये हमारी पाइल तैयार होगी, लेकिन ये हमारा है रोड लेवल। इसके ऊपर हम ये जो अपनी सड़क तमीर करनी है वो इससे तकरीबन आधा मीटर ऊंची होती है। तो अगर हम अपनी इसी पाइल के ऊपर पाइल कैप करेंगे तकरीबन 1 मीटर, आधा मीटर की, तो ये तो स्ट्रक्चर बाहर नज़र आएगा, जबकि ये हमें नज़र नहीं आता। तो इस सूरत में क्या किया जाता है, इस सूरत में ये किया जाता है कि हम अपनी इस पाइल
पायल मुकम्मल हो जाने के बाद ये 2 पायल्स जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, अगर ऊपर से देखें तो 4 पायल्स होंगी। तो इसके बाद हम अपनी खुदाई करते हैं। ये खुदाई की जाती है ये वाली। इसकी तकरीबन गहराई डिज़ाइन के मुताबिक 1-2 मीटर, जिस तरह डिज़ाइनर लेवल के मुताबिक कहता है उस तरह की जाती है। जब ये खुदाई की जाती है तो ये वाली जो पायल है, ये इसका ये वाला हिस्सा जो है ये खाली हो जाता है। जिस तरह ऊपर से देखें तो हमें नज़र आता है कि ये 4 पायल बनी हुई है। तो उस हिस्से में इस कंक्रीट को तोड़ा जाता है। रोड लेवल से लेके मतलूबा लेवल तक इसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद सिर्फ हमारी कंक्रीट टूट गई पायल्स की, तो इसमें सिर्फ जो सरिये होते हैं वो सरिये बाहर निकले होते हैं। ठीक है, तो पायल कैप का जब सरिया बांधा जाता है तो इन सरियों को इसके साथ मिला दिया जाता है। तो इसके बाद इसमें कंक्रीट फिल कर दी जाती है। कंक्रीट फिल कर देने के बाद इसकी जो ज़ायद एक्सकवेशन होती है कि ये हमारी पायल कैप की एक्सकवेशन थी, ये हमारी पायल तमीर होनी है इतनी। तो ये जो खाली हिस्सा बच गया इस साइड पे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये तकरीबन हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर से 1/2 मीटर जो हम अपनी ज़ायद एक्सकेवेशन करते हैं। बाज़ दफ़ा जहाँ पे हमारी ये पायल कैप की डेप्थ जो है वो रोड लेवल से तकरीबन 5 मीटर नीचे हो, 7 मीटर नीचे हो, तो उस सूरत में हम जो अपनी एक्सकेवेशन है उसको स्लोप में करते हैं। तो उस सूरत में हमारी जो फिलिंग है वो इस तरह टेपर सूरत में होती है। तो जब हमारा पायल स्ट्रक्चर तमीर हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, पायल स्ट्रक्चर तमीर होने के बाद पायल कैप तैयार हो जाती है। पायल कैप जब तैयार होने के बाद हम अपना पियर तैयार करते हैं। पियर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपनी पायल कैप के ऊपर तकरीबन 0.3 मीटर या 1 सेंटी का हम अपना एक पियर स्टार्टर तमीर करते हैं। बाज़ दफ़ा ये गुलाई सूरत में होता है, बाज़ जगह पे आपको ये कुछ इस तरह डिज़ाइन जो होता है शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये इस सूरत में हमारा पियर होता है। बाज़ दफ़ा ये गोल होता है, बाज़ मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। तो इस शेप का ये जो स्टार्टर तमीर कर दिया जाता है। स्टार्टर का मकसद क्या होता है कि जब हम अपनी शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग लगाने के बाद हमारी जो प्रॉपर शेप बन जाती है पियर की, मतलब अलाइनमेंट जो है इसकी करना आसान होती है। सिंगल पीस में भी हो सकती है, लेकिन डिज़ाइन के मुताबिक होता है कि स्टार्टर तमीर करना है या बिल्कुल पियर की सिंगल शटरिंग करनी है। इस सूरत में हम अपना जो पियर है उसको 1 पार्ट में 2 पार्ट में हाइट के मुताबिक तमीर कर लेते हैं। इस शटरिंग लगाते हैं, सबसे पहले स्टील फिक्स करते हैं प्रॉपर शेप का। स्टील फिक्सिंग करने के साथ जो है हम अपना जो ड्रेनेज पाइप होता है, ये अगर हम कहें तो हमारा ये वाला जो पानी है, ये अगर आप देखें ये पानी जब हमारा निकलना है तो इसके लिए स्टील हम बांधते हैं, उसके अंदर अपना पाइप फिक्स करते हैं। उसके बाद इसमें कंक्रीट फिल कर देते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है इसको बहुत कम पानी लगाया जाता है, जबकि ब्रिक मैसनरी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। वो ऐसे होता है कि जब कंक्रीट की बैचिंग होती है, जब इसको मिक्स किया जाता है, कंक्रीट तैयार की जाती है, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसकी खासियत ही बदल देते हैं कि इसको पानी बहुत थोड़ा लगता है, या ना भी लगाएं तो ये उतनी जो 28 दिन बाद जो सीमेंट ने हमारी कुव्वत हासिल करनी होती है वो 2-4 दिन हफ्ते बाद ही हासिल कर लेता है। उसके बाद ये पियर का सेकंड पोर्शन तमीर किया जाता है। अगर ये गोल है तो बिल्कुल ऊपर जिस शेप में भी हो उस तरह ये तमीर कर लिया जाता है। अगर इस तरह हो टेपर पोर्शन में तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी बार तमीर किया जाता है। जब ये मुकम्मल हो जाता है, खुश्क हो जाता है, उसके बाद दूसरा हिस्सा तमीर किया जाता है। उसके बाद इस पोर्शन को कहते हैं ट्रांसम।
ये अपने ऊपर आने वाले वज़न को पियर के ऊपर बर्दाश्त करता है। जिस तरह अगर आपने लाहौर की मेट्रो देखी हो तो इसका ये वाला जो स्पैन है तकरीबन ये 19 मीटर तक भी चौड़ा है, यानी कि वो एक पियर के ऊपर 19 मीटर तक चौड़ाई में भी वो अपने ऊपर आने वाले स्ट्रक्चर को सिंगल पियर के ऊपर बर्दाश्त कर लेता है। तो इसकी अगर मैं सूरत बनाऊं तो इसकी सूरत ऊपर से देखें तो इसकी सूरत कुछ ऐसी होती है। उसमें ये डब्बे भी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन डब्बों का क्या काम है। इस निचले हिस्से को कहते हैं ट्रांजम। इसके भी मुख्तलिफ शेप्स, मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं, और जब जो इसके सामने दरमियान में होती है, जो कि इधर नज़र नहीं आ रही हमें, ये वाल जो होती है छत तक जो मिली होती है, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये लाइन आप देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांजम वाल। ये अपने ऊपर आने वाले वज़न को अपने पियर के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इन हिस्सों को आप क्या कहते हैं? इन हिस्सों को कहते हैं कंक्रीट पैड, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर रखा होता है जिसको कहते हैं बेरिंग पैड। यानी जब ये हमारा ट्रांजम तमीर हो जाता है, इसके ऊपर हम अपना मखसूस कोऑर्डिनेट के सूरत में अपनी ये वाली तमीर कर दी जाती है, जिसकी तकरीबन हाइट 5 सेंटी 10 सेंटी तक जिस तरह भी डिज़ाइन के मुताबिक होती है। इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर रखा जाता है जिसको कहा जाता है इलास्टोमेट्रिक बेरिंग पैड। ये क्या होता है कि ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर और ट्रांजम के दरमियान एक कुशन मुहैया करता है कि अल्लाह ना करे ज़लज़ला आए या ऊपर वज़न ज़्यादा है, वाइब्रेशन हो, तो कंक्रीट के साथ रगड़ ना लगाए, बल्कि ये वाला जो रबड़ है ये उसको कुशन मुहैया करे। इसको आप, ये बहुत ही स्टील की और मुख्तलिफ पूरे प्रोसेस के साथ तमीर किया जाता है, जो कि टनों के हिसाब से कई टन का जो वज़न है वो अपने ऊपर आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है। और बाज़ दफ़ा जब ये ख़राब हो जाए तो इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। एक ये इलास्टोमेट्रिक बेरिंग पैड होता है, और एक होता है हमारा बेरिंग पैड। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। ये वाला जो हमारा होता है रबड़ का, जबकि ये वाला हमारा स्टील का होता है। उसके अंदर अलग से सिस्टम होता है जो कि पूरी सस्पेंशन देता है। अगर आप पाकिस्तान में लाहौर के हैं तो आप इसको तकरीबन मेट्रो, जो लाहौर मेट्रो है उसमें देख सकते हैं, और जो मुख्तलिफ ब्रिजेज़ हैं उसमें ये वाला लगता है। जबकि ओरियन लाइन मेट्रो ट्रेन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वज़न आता है तो उसको बर्दाश्त करने के लिए फिर हम ये अपना बेरिंग पैड इस्तेमाल करते हैं। ये वाला बेरिंग पैड इसके मुकाबले में काफ़ी महंगा होता है, लेकिन फिर भी इसकी भी कीमत काफ़ी होती है, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में की जाती है। इतनी एक्यूरेसी के साथ इसको पूरे एक पीस को मंगवाया जाता है बाहर के मुल्कों से। तो ये कंक्रीट पैड तमीर किया जाता है, उसके ऊपर बेरिंग पैड तमीर रखा जाता है। बेरिंग पैड रखने के बाद इसके ऊपर काम आता है इसका गड्डर का, आई शेप गड्डर का। आई शेप गड्डर हमारा क्या होता है? अगर आपने लाहौर की देखी हो तो उसमें इस किस्म के गड्डर इस्तेमाल किए गए हैं। ये वाले जो गर्डन आरसीसी के होते हैं, लेकिन इसमें एक और मजबूती की जाती है। वो क्या कि जब इसको तमीर किया जाता है तो इसके अंदर ये 3 खला छोड़ दिए जाते हैं। मतलब ये अगर हमारा गार्डर है तो इसमें एक पाइप, इस तरह के 3 पाइप गुजार दिए जाते हैं जिसमें कंक्रीट फिल नहीं होती। जब ये खुश्क हो जाता है, मुकम्मल तौर पे अपनी मजबूती हासिल कर लेता है, तो इसके अंदर जो हम अपनी जो स्टील की तारें हैं, जिस तरह आप क्रेन में देखते हैं कि वो मजबूत तारों के साथ वो वज़न उठाते हैं, वो तारें इसके अंदर से गुजार कर इसको टेंशन दी जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्री कास्ट पोस्ट टेंशन, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर पहले से तमीर कर लिया जाता है मौका पर तमीर करने के बजाय, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा
बाद में जो कास्ट किया जाता है, अब इसका नाम नहीं आ रहा मुझे। तो जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाता है उसके बाद इसमें ये जो स्टील की वायर्स हैं डिज़ाइन के मुताबिक गुजारी जाती हैं। गुजारने के बाद उनको जब खींचा जाता है तो ये जो हमारा गर्डर है इसका स्पैन जो 30 मीटर तक होता है, जो इसको आम तौर पर हम सिर्फ स्टील के साथ नहीं खड़ा कर सकते। दो पियर्स के दरमियान में ये कंक्रीट का, सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी जो मजबूती इसमें आती है ये इसमें टेंशनिंग की वजह से आती है। जो इसमें वायर्स गुजार के टेंशन किया जाता है तो ये अपने ऊपर वज़न बर्दाश्त कर लेता है। इस गार्डर को तमीर होने के बाद इस जगह पे प्लेस कर दिया जाता है और इसकी प्लेसमेंट के दौरान, इसकी तमीर के दौरान एक काम किया जाता है जिसको, मतलब अगर ये हमारा गार्डर है इसमें एक प्लेट लगाई जाती है और एक सिस्टम लगाया जाता है। इसको कहते हैं फ्री एंड, इसको कहते हैं फिक्स एंड। ये क्या होता है, जब हम अपना ट्रांसम तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी एक स्टील की बार जो है मतलूबा डिज़ाइन के मुताबिक बाहर निकाल देते हैं। एक साइड पे निकालते हैं, एक साइड पे नहीं निकालते। तो होता क्या है कि जब हम अपना गर्डर लॉन्च करते हैं, जो कंक्रीट पैड होता है उसमें और जो बेरिंग पैड होता है उसके अंदर से सुराख होता है जो कि हमारा सरिया बाहर निकल जाता है। तो ये वाला जो गार्डर इसके ऊपर प्लेस किया जाता है तो इसका जो फ्री एंड है वो दूसरी साइड पे रखा जाता है, जबकि जो फिक्स एंड है वो इस पिन के अंदर परो दिया जाता है। तो जब वो एक्सपेंशन होती है या वज़न की वजह से या गर्मी की वजह से जब फैलाव होता है तो जिस साइड पे एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है, मतलब अगर आप इसको कहें कि हमने अपना एक्सपेंशन जॉइंट इस साइड के ट्रांसम के ऊपर देना है, वो भी आपको बताता हूँ। तो फैलाव तो होना है इस साइड पे हमारा, इस साइड पे तो हमने फैलाव नहीं देना। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा जो गार्डर है वो इस साइड से फिक्स होता है, इस साइड से वो फ्री होता है। जब फैलाव होता है तो वो जो सेंट्रियों में या मिलीमीटर्स में जो फ़र्क आता है तो वो इस साइड पे निकलता है। ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद हम इसके अंदर जो प्लैंक्स लगाते हैं, वुडन प्लैंक्स, क्योंकि ये नीचे भी हमारे पूरा स्ट्रक्चर बन गया। बाज़ दफ़ा अगर हमारा जो ये अगर गर्डर के हम ये वाला पोर्शन अगर ख़ाली हो तो हम अपनी शटरिंग लगा देते हैं। ये अगर हमारी स्लैब होनी है इधर शटरिंग लगा देते हैं। बाज़ दफ़ा हमारा जो ट्रांसम है वो आई शेप में तैयार होता है, जिस तरह आपने देखा होगा। तो इस सूरत में ये नीचे से बंद होता है, इसमें हम अपनी शटरिंग नहीं लगा सकते। तो उसमें क्या करते हैं कि हमने डिज़ाइन के मुताबिक इसमें कट दिया होता है। कट देने के बाद हम इसमें वुडन प्लैंक्स रख देते हैं जो कि शटरिंग का काम करते हैं और ये अंदर ही फिक्स हो जाते हैं, ये निकलते नहीं हैं। इसमें तो हम निकाल सकते हैं, इसमें नहीं निकाल सकते। दोनों सूरतों में जब वुडन प्लैंक्स रख दिए जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर शटरिंग की जाती है। इस शटरिंग को हम ज़मीन से उठाकर ऊपर नहीं ले जा सकते। इसके लिए फिर हम अपना, अगर मैं इधर आपको बताऊं, अंदर वाले तो आपको पता चल गया कि वुडन प्लैंक्स रख दिए जाते हैं, जबकि जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है स्लैब का, ये हमारा गार्डर है। तो इस गार्डर में हम अपना एंगल फ्रेम लगा देते हैं। उस जो है एंगल फ्रेम को हम अपनी हिल्टी के साथ एक सुराख करते हैं उस गार्डर के अंदर और फिक्स कर देते हैं। तो ये एक फ्रेम बन जाता है। जब इसके ऊपर मतलूबा शेप के बाद हम स्टील फिक्स करते हैं, कंक्रीट कर देते हैं। जब ये खुश्क हो जाता है तो उसके बाद इसको इधर से गैस वेल्डिंग के साथ कट कर दिया जाता है। तो ये वाला एंगल फ्रेम हमारा निकल आता है। अगर इसको हम नीचे से शटरिंग उठाएंगे तो एक तो जो सड़क रुक जाती है, सड़क की हम तरफ रुक जाती है और दूसरी तरह इसकी जो कीमत है वो भी बहुत बढ़ जाती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो फ्लाईओवर तमीर कर लेने के बाद उसके बाद हम स्टील बार्स बाहर निकाल देते हैं इस साइड पे। इनको कहा जाता है कंक्रीट बैरियर्स।
ये क्या होता है कि ये अपने साथ हिट होने वाली जो अल्लाह ना करे कोई गाड़ी होती है, तो ये उसके साथ जब हिट हो तो ये उसको बर्दाश्त कर लेती है उसका टक्कर को, और उसकी सेफ्टी मुहैया करती है, इसलिए इसको बैरियर्स कहा जाता है। तो इसकी हाइट आमतौर पर 0.58 0.9 होती है, जबकि चौड़ाई इसकी नीचे से 0.42 होती है, ऊपर से 0.15 होती है। तो ये भी डिज़ाइन के मुताबिक किस तरह, कभी इस तरह तमीर किया जाता है, कभी स्ट्रेट तमीर कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर फिर डिज़ाइन के मुताबिक अगर रेलिंग लगानी हो तो रेलिंग लगा दी जाती है, नहीं तो ये हमारा फ्लाईओवर तैयार है। उसके बाद इसमें आरसीसी के ऊपर हम अपनी जो असफाल्ट करते हैं, जो कि आमतौर पर वेयरिंग कोर्स होती है, जो कि मैंने आपको जो रोड स्ट्रक्चर में डिटेल बताई हुई है वेयरिंग कोर्स की, तो वो स्लैब और वेयरिंग कोर्स जो हमारी लुक होती है और बजरी जो इसको मिक्सचर होता है, उसके दरमियान में सबसे पहले एक हम अपना छिड़काव करते हैं, जिसको टैग कोट कहते हैं। मतलब लुक को पानी जो ऑयल के साथ नरम करके तो बिछाया जाता है ताकि चिपचिपाहट हो सके। तो उसके बाद ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तमीर कर दिया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर, इसको मुकम्मल हो जाने के बाद इसके ऊपर लेन मार्किंग कर दी जाती है। अब आखिरी जो इसका हिस्सा रह गया कि इसमें जो हमने अपनी ड्रेनेज पाइप था जो छोड़े हुए थे, वो कंक्रीट में पाइप नहीं छोड़े जाते। जब हमारी स्लैब मुकम्मल तैयार हो जाती है तो इसमें कोर पिट के साथ वो मशीन होती है जो कि सुराख कर देती है कंक्रीट के अंदर भी। तो उसके साथ जो किया जाता है, सुराख किया जाता है। फिर उसके बाद जो पाइप हम ऊपर लेके आए थे अपने ट्रांसम से गुजार के, ट्रांसम वाल में से गुजार के बाहर निकाला हुआ था, तो हम अपने जो पाइप को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये ड्रेनेज जो पानी है वो ज़मीन पर आ जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर बंद हो जाए, इसमें बदएहतियाती की जाए, तो फिर हमें अपना जो पानी है वो बाहर से ही पाइप गुजारना पड़ता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो ये जब हमारा स्ट्रक्चर तमीर हो जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी स्लैब हो गई। ये हमारी स्लैब होगी, ये हमारा बैरियर आ गया। अब इसमें जो है डिज़ाइन के मुताबिक फलावदार एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है, यानी कि वो फ्री रहता है लेकिन वो अपना जो उसमें गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं और जो फ्लेक्सिबल भी रहता है, यानी कि खुल और बंद हो सकता है। तो इसकी शेप किस तरह होती है कि ये मुख्तलिफ शेप्स का होता है। इस शेप का अगर हम इसका स्ट्रक्चर कहें तो ये स्ट्रक्चर इसके लिए क्या किया जाता है कि ये चूँकि कंक्रीट की जाती है, जो ये कम ज़्यादा उसकी स्पेसिंग होती है, इसके लिए इसको पहले बराबर कटाव किया जाता है। कटाव करने के बाद इसके ऊपर जो हम अपनी असफाल्ट की होती है उसको भी काटते हैं। असफाल्ट को काटने के बाद, यानी कि ये हमारी असफाल्ट थी, इस प्लेट को हम अपनी जो है असफाल्ट के लेवल के बिल्कुल बराबर लगा देते हैं। उसके बाद इसको बोल्ट्स के साथ मुकम्मल तौर पर फिक्स कर देते हैं। तो वो जब हमारे टायर गाड़ी का इसके ऊपर से गुजरता है, ये फासला 1 सेंटी या इससे भी कम होता है। तो इस सूरत में हमें मालूम भी नहीं होता कि हम एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपस में खुल और बंद हो सकता है। आमतौर पर कंक्रीट 1-2 सेंटी खुलती और फैलती है। तो इस तरह जो हमारा जो फ्लाईओवर है ये मुकम्मल तमीर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो का पार्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपको जो अंडरपास की कंस्ट्रक्शन है और उसके बाद जो रोड की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की जाती है वो बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं जिनको कंस्ट्रक्शन पसंद है उनके साथ शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम।